Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So, in today's class, first of all, we will wind up the yesterday's relations part, क्योंकि जल्दी जल्दी करते करते भी थोड़ा सा रह गया था हमारा, पर ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट में हो जाएगा. एंड देन वी विल स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट विच इज फंक्शंस. तो जैसे रिलेशंस के टाइप्स सीखे वैसे फंक्शंस के टाइप्स भी हम सीखेंगे. ओके, सो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, राइट? देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज दिस, ये सारे फीचर्स हैं. तो अब तक क्या हो रहा था? रिलेशन वो दे रहा था और हमसे फंक्शनैलिटी पूछ रहा था कि बताओ सिमेट्रिक है, बताओ रिफ्लेक्सिव है, बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं. ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा था. अब की बार क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है. क्या कर रहा है? आप एग्जाम्पल दो, मतलब रिलेशन आप बताओ, और उसने फंक्शनैलिटी दे रखी है कि सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ट्रांजिटिव होना चाहिए. ठीक है, क्रिश के लिए फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है. जल्दी से 2 मिनट में. ठीक है, देखो क्रिश, क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास एक सेट है. अब आप 12th में हो तो मैं थोड़ा बहुत अज्यूम करूंगा कि 11th का थोड़ा बहुत आपको आता होगा. अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से अकेले में आके मिलना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं ना, पहली बार मिला हूं तो मुझे पता नहीं आपको क्या क्या आता है. सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए के अंदर अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? एक रिलेशन बनाएंगे. रिलेशन बनाएंगे, उस रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स. वो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स भी हम यहीं से लेंगे. तो सपोज करो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाया मैंने 1 3, फिर दूसरा बना दिया 2 1, फिर बना दिया मैंने 3 3. इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं. तो अगर रिलेशन, जैसे मान लो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, 2 2 बना दिया और एक 2 3 भी बना दिया, लेट्स से, है ना. अब अपने को चेक करना है कि ये जो रिलेशन है इसकी 3 फीचर्स हैं: रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना, ट्रांजिटिव होना. तीनों में से कौन कौन सा फीचर ये फॉलो करता है कि नहीं करता है, चेक करना है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं? इसकी डोमेन में अगर 3 एलिमेंट है ना, तो तीनों के डबलेट मिलने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में. डबलेट मतलब खुद का खुद से. तो 1 1 है क्या? यहाँ पे नहीं है. देखो, पहले एक का ही नहीं है. 2 का है क्या? 2 का तो है, 2 2. और 3 का भी है, 3 3, लेकिन 1 का नहीं है ना. तो एक का भी मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा. हाँ, इसमें अगर 1 1 आ जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव माना जाएगा. रिफ्लेक्सिविटी समझ में आ गई. सिमेट्रिसिटी में हम क्या करते हैं? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं इनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढते हैं. जैसे 2 1 का उल्टा क्या बनेगा? तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है. सबके उल्टे होने चाहिए, जितने भी इधर आ चुके हैं सबके उल्टे होने चाहिए. जैसे 2 3 का भी उल्टा नहीं है. 2 3 का उल्टा क्या होता है? जैसे इसका भी पहले वाले का भी उल्टा नहीं है. 1 3 का उल्टा क्या होता है? 3 अगर ये 3 ऑर्डर पेयर और ऐड करते हैं इसमें, तब जाके ये सिमेट्रिक भी बन जाएगा. और ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं? वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है. उसमें क्या चेक करते हैं? जैसे मेरे पास 1 3 है, तो ये 3 पे खत्म हो रहा है. तो क्या इस रिलेशन में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से शुरू हो रहा हो? सपोज करो किसी ने कहा सर ये रहा, देखो 3 से शुरू हो रहा है. तो मैं क्या करूंगा? 3 से 3 को उड़ाऊंगा, बचा क्या? 1 2 भी अब इस रिलेशन में मिलना चाहिए. मतलब दूसरे से दूसरा उड़ा के पहले से तीसरे का ऑर्डर पेयर भी इसमें मिलना चाहिए. अगर है तब तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है. तो देखो बताओ, 1 2 है क्या? यहाँ पे ये रहा 1 2. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर पे चेक करना है, केवल पहले वाले पे नहीं चेक करना है. जैसे अगले पे आ जाओ तो ये 1 पे एंड हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाला देखो, जैसे 1 से शुरू होने वाला ये रहा. तो 1 से 1 खत्म, क्या बचा? 2 2 है क्या? ये रहा. ऐसा करके सब पे चेक करो. अगर सब पे पास हो जाता है तो वो ट्रांजिटिव हो जाए. समझ गए? रिफ्लेक्सिविटी में डबलेट देखने, सिमेट्रिसिटी में उल्टे देखने, और ट्रांजिटिविटी में ये जो चीज अभी बताई ये देखनी है. ठीक है, शुरू करें. अब थोड़ा बहुत हिंट मिला. ओके, अब अपने को क्या करना है? आगे होके अपने को रिलेशन देना है. ठीक है, आगे होके अपने को रिलेशन बताना है. अब रिलेशन जब अपन बताएंगे तो हम अगर डोमेन बहुत बड़ा रख लेंगे, जैसे मैंने डोमेन रख लिया 1 2 3 4 5, तो फिर रिलेशन डिफाइन करने में हम ही को दिक्कत होगी. ठीक है, तो हम डोमेन रखेंगे केवल 3 एलिमेंट. उसने तो कोई पाबंदी नहीं दी, उसने कहा कुछ भी रिलेशन बनाओ, तो हम हमारी सहूलियत के हिसाब से बनाएंगे. तो हम इसकी डोमेन वही रख लेते हैं जो अभी इसको समझाते हुए हमने रखी थी, 1 2 3. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं हम. लेट ए बी लेट ए बी 1 2 3. ये हमने डोमेन को डोमेन रख लिया. रख लिया, लिखो.
ठीक है। अब क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिमेट्रिक, लिख लो एक बार, सिमेट्रिक बट नीदर, देखो डोमेन जो हमने रखी है ना ऊपर, वो सबके लिए कॉमन रखी है, पांचों के लिए। आप चाहो तो पांचों के लिए बदल भी सकते हो, बट बदलेंगे तो फिर हमको ही सोचने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने अपन ने एक कॉमन डोमेन रखी। डोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है। बट नीदर आगे क्या है, रिफ्लेक्सिव, एंड नॉर क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव। यानी कि हमको ऐसा रिलेशन बनाना है जो सिमेट्रिसिटी को पास करता हो लेकिन रिफ्लेक्सिविटी पास नहीं करता हो, ट्रांजिटिविटी भी पास नहीं करता हो। तो मैं उस रिलेशन को मान लेता हूं R1। ठीक है, 5 है तो R1 R2 R3 R4 R5 वैसे मान लेंगे। चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी पे आओ। रिफ्लेक्सिविटी पास करनी है कि फेल करनी है, फेल करनी है। तो रिफ्लेक्सिविटी पास कैसे होती है, तब खुद का रिफ्लेक्स वाला इमेज बने या डबलेट बने, तीनों के बनने चाहिए। तो आप एक काम करो, एक का भी मत बनाओ, या फिर बना दो तो एक आध का बना दो। ठीक है चलो, मैं एक का भी नहीं बनाता, रिफ्लेक्सिविटी फेल। अब सिमेट्रिसिटी पास करनी है। तो सिमेट्रिसिटी पास कैसे होती है, जब एक ऑर्डर्ड पेयर हो और उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर हो। तो सपोज करो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया 1,2, तो लगे हाथ इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर बना दो 2,1। इस स्थिति में सिमेट्रिसिटी पास है या नहीं है बताओ। अभी इस पोजीशन में अगर मैं इसको रिलेशन को यहीं पे क्लोज कर दूं तो इस स्थिति में सिमेट्रिसिटी पास है और रिफ्लेक्सिविटी फेल है। यहां तक का काम क्लियर। अब आपको क्या करना है, ट्रांजिटिविटी फेल करनी है, ट्रांजिटिविटी। अब मुझे बताओ इस स्थिति में अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ट्रांजिटिविटी फेल है कि पास है, क्यों नहीं लग रहा, 2 और 2, तो फिर क्या चाहिए, है क्या 1,1, फेल हो गई ना, दैट मींस एग्जांपल परफेक्ट है ना। इस एग्जांपल में रिफ्लेक्सिविटी फेल हो रही है, ट्रांजिटिविटी फेल हो रही है, सिमेट्रिसिटी पास हो रही है। अच्छा एग्जांपल देना है तो कोई फिक्स आंसर नहीं है, आपका अलग बन सकता है, आप एक दो ऑर्डर पेयर बना के और कुछ बना सकते हो, आप अलग बना सकते हो, आप अलग बना सकते हो। कोशिश ये करेंगे छोटे से छोटा बनाए ताकि जल्दी काम हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। इसको यहीं पे क्लोज कर दो। एक एक मैं बनवा रहा हूं यहां से, और एक एक बनाना आपका काम होगा होमवर्क में, पांचों के लिए। ओके, पांचों एग्जांपल्स के। ठीक है, सेकंड लिखो बेटा, सेकंड क्या है, सेकंड में ट्रांजिटिव है, फिर क्या है, बट नीदर रिफ्लेक्सिव, फिर नॉर सिमेट्रिक। सही लिख रहा हूं कि देख लेना भैया, मैच कर लेना। ठीक है, ठीक है, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। शुरू करें, इस रिलेशन को R2 नाम दे देते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी पे आते हैं, पास करनी है कि फेल करनी है, फेल करनी है, डबलेट नहीं देना मतलब। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी क्या करनी है, फेल करनी है। तो 1,2 दे के रह जाओ, 2,1 मत मत दो उसको। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 1,2 दे के रह गया बस, इसको 2,1 दे दूंगा तो सिमेट्रिसिटी पास हो जाएगी, मेरे को फेल करनी है। अब बात रहती है ट्रांजिटिविटी आपको पास करनी है। बताओ इस पोजीशन में ट्रांजिटिविटी पास है क्या, टेस्ट नहीं लग रहा। देखो ट्रांजिटिविटी पास करने के लिए तुमसे शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर देखना है, तो ऑर्डर पेयर है ही नहीं, टेस्ट लग नहीं पा रहा, और टेस्ट लगा नहीं, पास होने की गारंटी है। जब टेस्ट नहीं लगे तो वो प्रॉपर्टी पास नहीं जाएगी। इस समय ट्रांजिटिविटी पास है, तो इसको यहीं पे क्लोज कर सकता हूँ। ये छोटे से छोटा एग्जांपल लग गया मेरा, इसकी वजह नहीं आया समझ। देखो इधर, सपोज करो, ध्यान से सुनना, नीचे आ जाओ। अगर मेरे पास 2,3 है और 3,7 है, तो ट्रांजिटिविटी पास करने के लिए क्या चाहिए आपको, 2,7 चाहिए। अगर 2,7 मिल जाएगा तो कह दोगे ट्रांजिटिविटी पास, नहीं मिलेगा तो कह दोगे ट्रांजिटिविटी फेल।
पर सपोज करो ये 2,3 के बाद ये जो 3,7 है ये 7,3 होता, क्या होता 7,3। तो अब ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 7,4 करो, 7,4 करो एक बार। अब सपोज करो ये 3 पे खत्म हो रहा है, पर ये 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये 4 पे खत्म हो रहा है पर वो 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसके हिसाब से टेस्ट नहीं लग पा रहा, इसके ट्रांजिटिविटी है इसके साथ नहीं लग पा रहा, तो जब ट्रांजिटिविटी का टेस्ट ही ना लग पाया उस केस में ट्रांजिटिविटी को पास माना जाएगा। ट्रांजिटिविटी को फेल तभी माना जाएगा जब टेस्ट करता है उसके बाद तीसरा ऑर्डर पेयर ना मिले, समझे। तो अभी ऑर्डर पेयर ये दो पे ये खत्म हो रहा है तो दो से शुरू होने वाला चाहिए तो ऑर्डर पेयर चेंज करने के लिए, पर ऑर्डर पेयर ही देता है तो टेस्ट नहीं लग पाया, टेस्ट नहीं लग पाया तो ट्रांजिटिविटी यहाँ मान जाएगी पास। समझ आया। अगर हम इसमें 3,1 कर देते थे तो भी पास थी, अच्छा 3,1 कर देते तो फिर फेल थी। देखो कैसे, सपोज करो मैं इसमें 3,1 करता हूं, अब आप लोग बताना कि फेल है कि पास है। तो 3,1 1 से एंड हो रहा है, वो 1 से शुरू हो रहा है, तो अब आपको क्या चाहिए 3,2। इसको उसके आगे रख के देखो ना बेटा, ये एंड हो रहा है वो शुरू हो रहा है, तो 3,2 चाहिए इसको पास करने के लिए। अगर आप इसको 3,2 दे दोगे अब ट्रांजिटिविटी पास है, और अगर नहीं दोगे तो फेल है। समझ गए, ठीक है। तो या तो फिर इसको देके और 3,2 भी दे दो। ये लो ये एग्जाम्पल भी परफेक्ट है, चलो ये वाला लिख लो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, बताओ रिफ्लेक्सिविटी फेल है ना, डबलेट नहीं है, सिमेट्रिसिटी फेल है ना, ठीक है, और ट्रांजिटिविटी पास है क्योंकि 3,1 1,2 से 1 से 1 रहेगा, 3,2 चाहिए, सही कर रहे हैं। ठीक है, चलो थर्ड वन, लेट्स टेक द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब पहली बार रिफ्लेक्सिविटी पास करनी है, तो पास करनी है तो सबके डबलेट चाहिए ही चाहिए होंगे, यानी कि इस बार शुरुआती आप करो 1,1 2,2 3,3, ये तो चाहिए ही चाहिए साहब। 1,1 2,2 3,3 इस पोजीशन पे रिफ्लेक्सिविटी पास। अब क्या पास करना है, सिमेट्रिसिटी। तो ध्यान से देखो इस पोजीशन पे सिमेट्रिसिटी भी पास है क्योंकि 1,1 का उल्टा वो खुद ही है, 2,2 का उल्टा भी वो खुद ही है, तो सबके उल्टे हैं, जैसे वो खुद ही है लेकिन है ना। तो अब तक ये दोनों काम हो चुके हैं, अब आपको ट्रांजिटिविटी फेल करनी है। तो फेल करने का तरीका क्या है कि कोई भी एक ऑर्डर पेयर उठाओ, 1,2 उठाया, फिर 2,3 उठाया, और साथ में 1,3 इसको मत दो, ये है फेल करने का तरीका। फिर तो टेस्ट ही नहीं लग रहा ना बेटा। देखो अगर मैं नहीं देता तो 1 पे खत्म होता है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है, नहीं है। ये 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है, नहीं है। ये 3 पे खत्म हो रहा है 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर है, नहीं। तीनों ऑर्डर पेयर के हिसाब से टेस्ट नहीं लगा, टेस्ट नहीं लग रहा, ट्रांजिटिविटी को पास कर देता है। तो फेल करने के लिए टेस्ट लगा के फेल करो, टेस्ट सपोज करो मैं कोई बच्चे से समझ से अब उसको फेल करना है, तो अगर मैं टेस्ट नहीं लूंगा तो उससे पहले जो कि इसके पास में टेस्ट लगाऊंगा फिर फेल करूंगा, समझ गए। तो ट्रांजिटिविटी फेल करनी है तो टेस्ट लगा के फेल करके दिखाओ, तो उसके लिए ऑर्डर पेयर देने पड़ेंगे कुछ, इसको समझ आया ना अभी, क्लियर। सो लेट्स टेक 1,2, लेट्स टेक 2,3, बट डू नॉट गिव इट 1,3। पर ऐसा करने से सिमेट्रिसिटी फेल हो गई, अब इनके उल्टे देने पड़ेंगे। भाई हम उसको पास करेंगे तो इनके पीछे का सारा मामला तो साइड है ना, भाई रिफ्लेक्सिविटी यहां तक पास थी, सिमेट्रिसिटी पास थी, लेकिन 1,2 देने के बाद सिमेट्रिसिटी पास करनी है तो 2,1 भी देना पड़ेगा, और 2,3 का उल्टा 3,1, बस ये दो और दे दो फिर सारा काम सेट। ठीक है, तो 1,2 का उल्टा 2,1 और 2,3 का उल्टा 3,2।
अब आपका एग्जाम्पल ये परफेक्ट है, चेक कर लो किसी भी लिहाज से, चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। रिफ्लेक्सिविटी पास है, सिमेट्रिसिटी पास है, पर ट्रांजिटिविटी फेल है। ट्रांजिटिविटी फेल है, दूसरे को काटा हम होना भी चाहिए क्या? ये बात सुन, ट्रांजिटिविटी फेल करनी है, फिर दूसरे को काटा 1 को मान चाहिए, नहीं है ना, यही फेल हो गई ना, तो आगे चेकिंग कर रहे, एक ही ऑर्डर पे फिर तो फेल ना। ट्रांजिटिविटी फेल करनी, पास होने का पास करनी होगी तो ज्यादा काम होगा, तो चेक करना पड़ता। जब जब फेल करनी है तो मैंने जानबूझ के नंबर 1 को मार के रख के नंबर 1 से किया ही नहीं वैसे, ये भी फेल हो चुकी है, बस फेल हो गए उल्टे रख, अब आगे क्या होगा क्या नहीं हो सकता, मतलब फेल मतलब फेल। आप बताओ कैसे, लेकिन सब में पास होनी चाहिए। फॉर ऑल लिखा था अपन नोट्स में, याद करो। फॉर ऑल a कॉमा b b कॉमा c इंप्लाइज a कॉमा c फॉर ऑल होना चाहिए, केवल इनके दूसरे में नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, चलो नंबर 4, इसको क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। पहली लाइन आपने पढ़ी रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिविटी का काम कर दो। सबसे सर्वप्रथम R4 इक्वल टू जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 1,1 2,2 3,3। अब रिफ्लेक्स आप सीक्वेंस में चला करो, चाहे तो उसने कैसे भी लिख रखा है, आप रिफ्लेक्सिविटी को देखो, फिर सिमेट्रिसिटी को देखो और एंड में ट्रांजिटिविटी को, ये फिक्स कर लो। उससे क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर ली, पास करनी है फेल करनी है वो देख लो, पास करनी है। अब सिमेट्रिसिटी को चेक करो, सिमेट्रिसिटी क्या करनी है, फेल करनी है। इस समय तो पास है, क्यों? क्योंकि सबके उल्टे मौजूद है, यानी एक ऐसा ऑर्डर पेयर दो पर उसका उल्टा मत दो। तो 1,2 दे दो पर 2,1 मत दो, हो गई फेल। अब ट्रांजिटिविटी पे आओ, ट्रांजिटिविटी क्या करनी है, पास करनी है। अब ये देखो इस समय तक क्या है, तो इस समय तक ये हाल है कि 1,1 1 पे एंड होता है, ये 1 से शुरू होता है, तो ये 1 से 1 तक बचा क्या, ये तो भी 1,1 पास, पास तो करी। और कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो एंड से शुरू हो रहा हो, बस ये एक ऑर्डर पेयर है जो इस पे टेस्ट लगा सकता है, क्योंकि ये 1 पे एंड हो रहा है, 1 पे शुरू हो रहा है। ये तो 2 से एंड हो रहा है तो 2 से कोई शुरू नहीं हो रहा है, ये 3 से एंड हो रहा है तो 3 से शुरू नहीं हो रहा है। एक बार टेस्ट लगा वो पास हो गया, फिर पास, ये एग्जांपल परफेक्ट हो गया। समझ आया? ब्रैकेट क्लोज। फिफ्थ एंड द लास्ट वन, symmetric and transitive but not reflexive. Symmetric and transitive but not reflexive. Okay, चलो let's take star 5. तो अब की बार रिफ्लेक्सिविटी फेल करनी है, डबलेट नहीं देने, मत दो, एक भी मत दो, सिमेट्रिसिटी पास करनी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहीं पे एम्प्टी रिलेशन कर दूं, मैं देता ही नहीं है कि ऑर्डर नहीं देता, तो रिफ्लेक्सिविटी फेल है, सिमेट्रिसिटी फेल है कि पास है? पास है। फाइ का उल्टा, फाइ तो उल्टा सेट का नाम होता है, जैसे एम्प्टी सेट फाइ सेट है ना, हम ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा करते हैं, हम सेट का उल्टा नहीं करते। जैसे मैंने कहा सेट ए, तो ए का उल्टा थोड़ा ना, ए को ऐसे उल्टा करके थोड़ा रख दोगे, इसके अंदर के ऑर्डर्ड पेयर्स को रिवर्स कर, है ना। तो फाइ एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं, फाइ तो सेट का नाम है, ग्रीक लेटर है। हमको देखना है ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा, तो जितने अंदर ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा करोगे, एक भी नहीं है तो करोगे ही नहीं, तो पास। एक तरीके से टेस्ट नहीं लगा तो पास, ट्रांजिटिविटी के लिए भी कोई टेस्ट नहीं लग रहा तो पास। तो यानी कि एम्प्टी सेट जो होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, पर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, वही तो उसको चाहिए। एम्प्टी सेट हमेशा
सिमेट्रिक होता है, हमेशा ट्रांजिटिव होता है, पर रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो एक ये एग्जांपल भी हो सकता है इसका। अब आप इसको लिख सकते हो R5 इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट को अपन 5 लेटर से डिनोट कराते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। उसका मतलब उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं। चलो ये तो एक एग्जांपल है कि इसमें मजा नहीं आया, तो देखकर पास फेल करते हैं ना। एग्जांपल तो बहुत सारे और भी दे सकते हैं। चलो R5 का एक और एग्जांपल देते हैं। तो चलो आपको सिमेट्रिसिटी पास करनी है, तो छोटे से छोटा ही अगर करें तो 1,1 1,2 और 1,2 का उल्टा क्या होता है 2,1। तो सिमेट्रिसिटी पास हो गई, रिफ्लेक्सिविटी पास नहीं हुई, लेकिन ट्रांजिटिविटी टेस्ट भी लग रहा है। देखो 2 से 2 कट के, तो फिर 1,1 देना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी पास करनी है तो, राइट। तो 1,1 दे दो, ये हो गई आपकी पिक्चर परफेक्ट। अब ये रिलेशन इस समय ना तो रिफ्लेक्सिव है, पर ये सिमेट्रिक जरूर है, और ये ट्रांजिटिव भी है। 1,1 आपको मिल गया। बताओ क्रिश, क्या कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन? सिमेट्रिक है, 3 ऑर्डर पेयर हैं, तीनों के उल्टे मौजूद हैं क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं है, डबलेट तीनों का मौजूद नहीं है, एक का ही मौजूद है 1,1 2,2 और 3। और ट्रांजिटिविटी टेस्ट एक जगह लग रहा है और वो पास हो रहा है, दैट इज पास। समझ आया? अब इनके एक एक दो दो एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कल बना के आने हैं, और थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूं मैं आपके लिए काम। आपको इसको 1,2,3,4,5 पे करके आना, ये होमवर्क। अच्छा, मिसलेनियस में ऐसा सवाल फिर से आएगा, उसमें पता है क्या करेगा? उसमें जैसे रिलेशन इतना तो दे दिया, अभी इस समय ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो वो भी आपको यही कहेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन भी खुद देगा, प्रॉपर्टी भी खुद देगा। अब वो क्या कहेगा, इसमें मिनिमम क्या चीज ऐड करें कि वो ट्रांजिटिव भी हो जाए या सिमेट्रिक भी हो जाए। यानी आधा अधूरा रिलेशन खुद बना के देगा, उसमें कुछ और ऐड आपको करना पड़ेगा, कुछ चीज उसकी रिलेशन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को पास या फेल करने के लिए। पास भी करवा सकता है, फेल भी करा, ऐसे भी कह सकता है कि इस समय सिमेट्रिक है, क्या ऐड करूं कि सिमेट्रिक ना हो, या क्या घटा दूं कि ट्रांजिटिव हो जाए। समझ गए? तो ये इनिशियल स्टेज है, वो एडवांस स्टेज है, वो मिसलेनियस में आएगा वैसा सवाल। ठीक है, ये तो समझ में आया ना अच्छे से? एक एक दो दो एग्जांपल घर से बना के आओ आप, बड़े वाले डोमेन पे तो थोड़ा सा और हो जाएगा। चलो क्विकली कम टू द एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पे आ जाओ, 15 एंड 16 देखते हैं। एमसीक्यू है ना 15 16। लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ये डोमेन को डोमेन है। अच्छा, इसमें ऑर्डर पेयर्स हैं ये सारे, दिख रहे हैं? अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, वही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। फटाफट से देखो, पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करो। सबके डबलेट है क्या? सबके हैं? 4 है, 1 2 3 4, 1,1 4,4 हो गया, 2,2 का है, ये रहा 2,2 और 3,1। तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव पास। ओके, सिमेट्रिसिटी देखो, सबके उल्टे हैं क्या? 1,2 का उल्टा नहीं है, पहला ही उल्टा नहीं है, तो आगे चेक ही क्यों करूं? ट्रांजिटिविटी चेक करो। जैसे 2 से 2 कटा, तो 1,2 चाहिए, 1,2 ये खुद ही है। ठीक है, और देखो, और देखो, ये 4 पे एंड हो रहा है, 4 से शुरू होने वाला नहीं है, 1 से एंड हो रहा है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,3 चाहिए होगा। 1,3 तो ये खुद ही है, पास। और देखो, और देखो, 2 से एंड हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या? 3,2 3,2 ये खुद ही है, उसमें भी पास। 3,3 और 3,2, 3 से 3 गया, 3,2 पास। ये देखो, ये फेल करेगा। 1,3 3,2, 3 से 3 क्या चाहिए? 1,2, वो भी पास, वो भी पास। तो फिर पास पक्का? देख लो ढंग से, देखो फेल करना आसान है, पास करना ही मुश्किल है। तो 4 से तो क्या एंड हो रहा है? 4 से तो कुछ शुरू ही नहीं हो रहा है ना, देखना ही क्या उसको, तो है ना। तो फिर 1,2, 2 से कोई शुरू नहीं हो रहा, बस यही शुरू हो रहा है, तो चेक कर लिया। और 1,3, 3 से 3 गया, 1,3 यही बचता है, और 1,2 सब है। तो ट्रांजिटिविटी पास है बेटा, ट्रांजिटिविटी पास है, रिफ्लेक्सिविटी पास है, सिमेट्रिसिटी फेल है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बी, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट है। ठीक है, आंसर मैच करो। आंसर किस इसका तो आंसर होगा ही सही, देख लिया? ओके, 16 देख लो फिर भी एक बार।
आर विद द रिलेशन इन द सेट एन। अब जो है ये डोमेन कोडोमेन जैसे इसमें डिफाइन थी ना, इसमें डोमेन कोडोमेन क्या है, सारे नेचुरल नंबर। कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर? जीरो से, फिर जीरो से होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर। तो 1 2 3 4 सारे काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा जी, रिलेशन कैसे की मैंने, अब देखो इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर तक बने बनाए दे रहा था, अब ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने हैं। देखो कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ए पहला एलिमेंट रहेगा ऑर्डर पेयर का, बी दूसरा एलिमेंट रहेगा, और पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में से दो घटा के मिलेगा, और दूसरा एलिमेंट 6 से बड़ा होना चाहिए। समझ आया? अब 6 से बड़ा होना चाहिए, तो मुझे बताओ, जैसे ये रिलेशन को मैं डिफाइन करूं, तो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, लेकिन है ना, आएगा तो इसमें से, तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 7। और उसमें से दो घटा के पहला एलिमेंट मिलेगा, तो 7 में से दो घटाओ 5, तो पहला ऑर्डर पेयर 5,7 मिलेगा। समझ आया? अब फिर बढ़ाते ही जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ, 6,8, फिर तो मिलते ही चले जाएंगे 7,9, और ऐसे करके ये बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा ये, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर तो खत्म। हाँ, अगर ये ऐसे होता, ग्रेटर देन की जगह लेस देन होता, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ही होते हैं, तो फिर हमारे पास लिमिटेड सेट्स ही बनते हैं। लेकिन ये ग्रेटर देन है, तो फिर इनफाइनाइट बनेंगे। अब सवाल क्या है, क्या 2,4 इस रिलेशन में होगा? नहीं होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये तो नहीं होगा। क्या 3,8 है क्या? नहीं है साहब। 6,8 है हमारे पास, तो ये भी नहीं है। क्या 6,8 है? ये रहा। और क्या 8,7 है? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आया? रिलेशन पार्ट होता है हमारा यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं फंक्शंस। तो रिलेशन से फंक्शंस पे जब अपन शिफ्ट करेंगे, तो पहले तो खुद को ये पता होना चाहिए कि रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। बताओ किस किस को पता है कि रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शंस? डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, और ऐसा कंपल्शन रिलेशन में नहीं होता। फटाफट से एग्जांपल पकड़ते हैं और चेक करते हैं। देखो जी, इधर देखो। सपोज करो ये एक डोमेन सेट है, और क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन करीब करीब ऐसे हैं जिसमें डोमेन कोडोमेन सेम है। वैसे जरूरी नहीं है कि डोमेन कोडोमेन सेम ही होनी चाहिए, बट हमारे पास करीब करीब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, तो हम भी डोमेन कोडोमेन सेम वाले ले लेते हैं। मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं। 1 2 3। ओके। इधर भी, इधर ABCD ले लो, चलो अलग अलग ले लो, समझना ही तो है। ABC। अब सपोज करो मैंने 1 की इमेज बनाई A, 2 की बना दी C, 3 की बना दी D, और 4 की भी बना दी D, और 4 की भी बना दी, 4 की दो बना दी B। ये मैंने इमेजेस बना दिया ना। ऑर्डर पेयर क्या क्या बने बताओ? 1 का किससे बना? A, 1, A। 2 का किससे बना बताओ? 3 का D। 4 के दो ऑर्डर पेयर हैं, 4 का B के साथ भी है और 4 का D के साथ। तो ये रिलेशन तो 100% है। यानी हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, समझे? रिलेशन कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तब जाके वो फंक्शन की उपाधि पे पहुंचता है। तो रिलेशन है या नहीं है, ये तो सोचना ही है। रिलेशन तो ये 100% है, पर ये रिलेशन फंक्शन भी है क्या नहीं, ये सोचना है। बोलो कनिष्का, है क्या? किस कारण से ये फंक्शन नहीं है? डोमेन के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए, यह है पहली शर्त। तो 4 की देखो दो इमेजेस बन रही है ना। तो सपोज करो 4 की दो इमेजेस नहीं बनाते हैं, चलो 4,D हटा देता हूं। हटा दिया। क्या अब ये फंक्शन है? सोच के बताओ। अच्छा, 4,D ना हटा के 4,B हटाता तो मैं। 4, सारी बातें हर तरीके से पहलू को देखो। 4,B हटाऊं, क्या अब ये फंक्शन है? कितने बच्चे मानते हैं? सारे मानते। देखो, ऐसे मत कहना है कि ये D तो 2 से कनेक्ट हो गया। यूं कनेक्ट हो सकता है 1 से ज्यादा, लेकिन यूं कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि एक की एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए, पर कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा लोगों की इमेज हो सकता है।
समझ आया? अच्छे से समझ आया ना? ठीक है। एक चीज, एक रिक्वायरमेंट तो ये है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि फोर को हटा ही दूं, इसकी मैपिंग ही ना करूं किसी से। अब ये रिलेशन है या फंक्शन ने 4 डी भी हटा दिया, ये लो। अब ये रिलेशन तो कह रही सही। अब ये फंक्शन है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट सुनो फंक्शन की। भाई साहब, डोमेन सेट से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ही ना बनी, चाहे से को डोमेन सेट में बच जाए। यानी सबकी एक इमेज तो एटलीस्ट बननी ही, और एटलीस्ट क्या एक ही बननी चाहिए। अगर एक से ज्यादा बन गई तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो कनिष्का ने एक ही लाइन में सारी चीज को समराइज कर दिया था, अगर आपने उसकी लाइन सुनी है तो। एक ही लाइन में ये दोनों बातें उसने एक ही लाइन में कह दी। इसने कहा डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज। तो इसने क्या कहा, डोमेन के हर एक एलिमेंट के मतलब कोई छूटेगा नहीं। और फिर इसने वर्ड जोड़ दिया यूनिक इमेज, मतलब एक ही चीज। तो दोनों बातें इसने एक बार में कह दी ना। आप भी यही बात याद रखो, यही डिफरेंस होता है रिलेशन और फंक्शन। क्या डिफरेंस होता है? यानी मैं ऐसे कैसे, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई डोमेन के हर एक एलिमेंट के, a function is a relation in which each element of domain set has a unique image in a core domain set. समझ आया? अच्छे से समझ आएगा? तो रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया हो तो मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक्चुअली रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस समझना क्लास 11 का पार्ट है, नॉट क्लास 12 का। लेकिन नहीं आता तो फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाना भी बेकार है। अब फंक्शन के प्रकार से, रिलेशन के प्रकार के सीखे थे अपन बेसिकली 5: एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और 3 जो हमने सीखे रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फंक्शंस के जब अपन प्रकार सीखेंगे तो 4 वर्ड आप सुनोगे: वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। पर ऐसा मत सोचना कि वो 4 प्रकार के फंक्शन, कैटेगरी दो ही है। यहां से सुनना जो मैं कह रहा हूं, कैटेगरी दो ही है। या तो फंक्शन वन वन या मैनी वन है, कोई भी फंक्शन है मेरे सामने, या तो ये वन वन होगा या ये मैनी वन। दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ, या तो ये ऑन टू होगा या ये इन टू। समझ आया? तो ऐसे 4 फंक्शन नहीं है, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। ऐसे 4 फंक्शन नहीं है। कोई भी फंक्शन या तो वन वन या मैनी वन होगा एक आधार पे, और दूसरे आधार पे या तो वो ऑन टू होगा या इन टू। 2 आधार हमारे पास क्लास का है। क्लियर है? ठीक है? यस सर। वन वन और ऑन टू हो सकता है, वन वन इन टू हो सकता है, मैनी वन ऑन टू हो सकता है, मैनी वन इन टू हो सकता है। ये एक बेसिस है, इसमें वन वन और मैनी वन दो दो क्लास है। ये दूसरा बेसिस है। जैसे मैंने कहा क्लास के स्टूडेंट्स, एक आधार है मेल फीमेल पे बांट दिया, एक आधार है वेट के हिसाब से बांट दिया, एक आधार है हाइट के हिसाब से बांट दिया, एक आधार है लोकेलिटी के हिसाब से बांट दिया। सब आधार है। इसी तरीके से फंक्शंस को भी 2 आधार पे बांटा गया है। एक तो वन वन मैनी वन, तो होता क्या है वो सीखेंगे ऑब्वियसली, और एक दूसरा है ऑन टू इन टू। शुरू करें? ओके। तो अभी अपन आज की क्लास में नोट्स लिख देते हैं, कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हेडिंग डाल दो सारे बच्चे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कल कौन एब्सेंट था? कल आगे थे कौन? तीनों। दर्शो ऑफ जाई आई नहीं रहा तुमको, तो क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखो कैटेगरी कैसे लिखी है, वन वन एंड मैनी वन, यानी ये एक कैटेगरी है। एक बार ये लिखो, फिर समझ जाने की बात कर। और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
तो कल जो है आपके स्कूल ऑफ होगा, तो कल अपन मॉर्निंग में रख लेते हैं क्लास, ताकि आप भी फ्री हो जाओ जल्दी। आप बताओ कितने बजे? 8 से 9 ऑलरेडी रख दी, 10th वालों ने। 8 से 9 रख दी। अब या तो 8 से पहले या 9 से बाद में, पर कनेक्टिंग में ही रखना, ताकि 9:30 नहीं, फिर तो 9 बजे आओ। आधे घंटे का गैप क्यों देते हो फिर? नहीं तो मुझे भी आलस आ जाएगा। नहीं, 15 पे क्यों छूटेंगे? उनका 8 बजे शुरू करेंगे ना। वो तो 15 पे इसलिए छूटते हैं क्योंकि 15 पे स्टार्ट करते हैं। वो 5:15 पे स्टार्ट करते हैं ना। उनको 8:15 पे नहीं करके 8 बजे, 9 बजे है ना। अब 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इश्यू तो है? ठीक है, तो कल 9 बजे आ जाओ। चलो मैं पूरा पढ़ देता हूँ। अ फंक्शन एफ डिफाइंड एज एफ मैप्ड फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी एक्स तो डोमेन है और वाई को डोमेन है, is said to be a one function if for every distinct element of x there should be a distinct image in y। यहां तक समझ में आ गया होगा वन वन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा, ये वर्ड है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, ओके। यानी कि वन वन और मैनी वन में से अगर वो वन वन है, तब उसको इंजेक्टिव भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। In mathematical terms, if for any x1 comma x2 belongs to x, if we have fx1 equal to fx2 results in x1 equal to x2, then the function f is said to be a one function. Otherwise, the function is a many one function. लिख लिया सारा? कहां तक लिखा देखो। फिर शुरू करते हैं इसकी राम कहानी। आज की क्लास में आप इसका मतलब समझ गए तो भी मोर देन इनफ। देखिए, then the function f is said to be a one function, otherwise the function is a many one function। यहां तक लिख लिया? फिर many one function की भी हेडिंग डाल के 4 लाइनें लिख दो। for any x1 comma x2, for any x1 comma x2 belongs to x, if fx1 equal to fx2 results in x1 equal to x2 comma minus x2 comma etc। डॉट 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 है, मतलब और भी हो सकते हैं, जैसे दो तो लिख दिए ना हमने, इसके अलावा और भी हो जाए। फिर ऑन टू इंटू अगला है, तो पहले वन वन एंड मैनी वन समझा दें। लिख लिया क्या एक बार? लिख लिया? अब सुनो बच्चों, समझाना और लिखा हुआ दो अलग अलग बातें। अभी मैं समझाऊंगा ना, यूं ही समझ में आ जाएगा कि वन वन मैनी वन क्या है। फिर सर इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज क्यों लिखी है? इसलिए लिखी है क्योंकि सवाल इसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, इसके सॉल्यूशन इसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में करके आने हैं, मजबूरी है। इसीलिए डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी सीख जाएंगे। बट एक बार इजी लैंग्वेज में मीनिंग समझ लो, कहना क्या चाहते हैं। देखो, अभी अभी हमने, आपने क्या बताया था कनिष्का? रिलेशन से फंक्शन में आने के बाद आपने क्या डेफिनेशन बताई? एवरी एलिमेंट, एवरी वाले बात को तो एक बार हटा दो। आपने क्या कही? यूनिक, यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अभी अभी हमने क्या सीखा कि
एक की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक की एक से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फंक्शन ही नहीं है। वन वन मैनी वन तो दूर की बात है, तो फंक्शन ही नहीं रहा। लेकिन यूं तो हो सकता है, यानी कि एक एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, या फिर एक की एक इमेज हो सकती है। इसके अलावा तीसरा केस हो सकता है क्या? देखो, पहला केस ध्यान से सुनना। पहला केस ये है एक की एक इमेज, दूसरा केस ये है एक से ज्यादा की एक इमेज, और तीसरा केस ये है कि एक की एक से ज्यादा इमेज। तो तीसरा केस तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर। तो दो केस बचे। पहला केस क्या बचा? एक ही एक इमेज। और दूसरा केस क्या बचा? एक से ज्यादा की एक इमेज। तो जो पहला केस है उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन, और जो दूसरा केस है उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है, वन वन, एक की एक, मैनी वन, मैनी वन, बहुतों की एक इमेज। तो नाम से पता चल रहा है, समझ आया? और वन मैनी तो होगा ही नहीं। कोई कहे सर वन वन मैनी वन, वन मैनी बनाओ, वन मैनी बना दिया तो फंक्शन ही नहीं रहा, तभी तो कैटेगरी नहीं है। समझ गए क्या? इतना आसान है बस, यानी चेक करना तो बहुत आसान है। पर अब जैसे अभी अपन रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी चेक करना कितना आसान था, डबलेट देख लो, ये देख लो। लेकिन जब अपन ने सॉल्यूशंस किए तो उसके स्टेप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे ना, तो वही बस प्रोसेस अपने को सीखना है कि स्टेप्स कैसे लिखें। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं ऑन टू और इनटू पे, उसके पे लिख लेते हैं, फिर उसको भी पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन कर लेंगे बस, जिसमें अपन स्टेप्स भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलो ऑन टू इनटू लिखो एक बार। इसको एक बार देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये। A function f defined, a function f defined as f, इसको बोलते हैं मैप्ड फ्रॉम x टू y। मैप्ड फ्रॉम x टू y मतलब x तो डोमेन है और y उसकी को डोमेन है। इस सेट टू बी ए वन वन फंक्शन, उसको वन वन फंक्शन बोला जाता है। क्यों? क्यों और कैसे? अगर x जो कि डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए y सेट यानी को डोमेन सेट में, यानी एक ही एक होनी चाहिए, तो उसको क्या कह देंगे? वन वन फंक्शन कह देंगे। और वन वन का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसी पूरी बात को, यहां तक जो बात बोली गई वो थोड़ी सी सादा लैंग्वेज में बोली गई, देसी लैंग्वेज में बोली गई। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिख रहा है, देखो। अगर एक्स डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट उठाए हमने, x1 x2, उन पर फंक्शन लगाया और वैल्यू सेम मिली, तो वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए। अगर ऐसा है कि एलिमेंट्स अलग अलग हैं पर वैल्यू सेम मिल रही है, देखो बेटा, फंक्शंस की दुनिया में जब अपन इमेज बनाते हैं, जैसे ये फंक्शंस की दुनिया है ना, 1 2 3 A B C, तो फॉर एग्जांपल वन की मैपिंग बी से हो रही है, तो इसको अपन ये तो लिख ही सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में 1 B, बट अपन इसको ये भी लिख सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू b। समझ आया? इसको क्या लिख सकते हैं? f ऑफ 1 इक्वल टू b, यानी 1 पर फंक्शन लगाते हैं तो b आंसर मिलता है। समझ गए? 1 पर फंक्शन लगाते हैं तो बी आंसर मिलता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और रोस्टर फॉर्म में लिखो तो फिर ऑर्डर पेयर बना के लिखने होते हैं। अब आपने 1 पे फंक्शन लगाया तो बी आंसर मिला, आपने 2 पे फंक्शन लगाया तो भी बी आंसर मिला, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 बराबर हो गए ना? ध्यान से क्या कहा मैंने? आपने 1 पे फंक्शन लगाया तो बी आंसर मिला, आपने 2 पे फंक्शन लगाया तो भी बी आंसर मिला, तो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 बराबर हो गए। पर 1 और 2 तो बराबर नहीं है ना, तो अगर आउटपुट बराबर है तो इनपुट भी बराबर होता है, और आउटपुट बराबर है तो इनपुट बराबर नहीं होगा, वो होता है नेगेटिव। जैसे कि ये बन रहा है, जैसे आपने मन की इमेज लिखना है तो 2 की इमेज लिखना है, एनीवन फंक्शन है ना, बोलो, एनीवन फंक्शन है ना ये। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में ये लिखते हैं कि अगर आपने x1 x2 दोनों पे फंक्शन लगाया और आउटपुट बराबर निकला तो इनपुट भी बराबर होना चाहिए, ये दोनों अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर अंदर के एलिमेंट्स अलग अलग हैं और आउटपुट सेम निकल रहा है तो फिर वो वन वन नहीं है, फिर वो क्या है? मैनी वन। बोलो समझ आया क्या विधि? नहीं आया? देखो, x1 कोई इस वाले सेट का कोई एलिमेंट है x1 और x2, आपने x1 पे फंक्शन लगाया और x2 पे फंक्शन लगाया, ठीक है, और आंसर सेम आया। आया? तो यानी कि x1 और x2 सेम इमेज बना रहे हैं, तो मेनी वन होने की चांसेस हो गए। पर पता चले कि x1 x2 भी सेम नहीं है,
तो वापस 1 1 बन गया। तो आउटपुट सेम आते ही बौखलाओ मत, ये चेक करो इनपुट भी सेम है क्या। अगर इनपुट भी सेम है तब 1 1 है, और अलग है इनपुट, मान लो x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 3 है, इनपुट अलग अलग है, फिर आउटपुट क्यों सेम आया, फिर वो नहीं करेगा। अभी समझ आया। अगले पेज पे देखो, इसी को इलेबोरेट जो भी मैंने बात की इसी को अगले पेज पे कैसे समझाया गया है। देन द फंक्शन f is set to be a one function, अदरवाइज मतलब ऐसा ना हो तो फिर फंक्शन क्या बन जाता है, मिनिमम। अब देखो मिनिमम में कैसे कह रहा है कि आपने x1 पे फंक्शन लगाया और x2 पे फंक्शन लगाया, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो अब x1 x2 भी सेम आने चाहिए, पर x1 x2 के भी बराबर आ रहा है और x1 माइनस x2 के भी बराबर आ रहा है, या किसी x3 के भी बराबर है, यानी कुल मिला के x1 x2 के अलावा औरों के भी बराबर आ रहा है। तब ये मैं x1 केवल और केवल x2 के बराबर आना चाहिए, किसी और चीज के बराबर नहीं आना चाहिए, जैसे इसके नेगेटिव की या किसी x3 के, मैंने डॉट 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 लगाया दैट इज और वैल्यूज के भी बराबर। अगर और वैल्यूज के बराबर आ रहा है साथ में x2 के भी बराबर आ रहा है तो भी मैं नहीं बने, केवल और केवल x2 के बराबर ही आना चाहिए और किसी के बराबर नहीं आना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा है, देखो अभी समझ में आ जाएगी, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जल्दी बताओ 1 1 या नहीं 1। देखो बेटा विधि, अगर मैंने 2 पे फंक्शन लगाया क्या मिला, 2 का स्क्वायर करेगी ना, क्या मिलेगा। अगर मैंने -2 पे लगाया क्या मिलेगा, तो f ऑफ 2 और f ऑफ -2 बराबर है, पर 2 तो -2 के बराबर नहीं है ना, 2 तो 2 का नेगेटिव है, यानी x1 x2 के बराबर ना होके x1 x2 के नेगेटिव के बराबर है, तो ये मैनी वन की निशानी हो गई। समझ आया। मैंने लिखा fx इक्वल टू एक्स क्यूब, अब बताओ जरा 1 1 या मैनी वन। ये 1 1 है बेटा, एक का एक ही क्यूब होता है, दो लोगों का सेम स्क्वायर हो सकता है लेकिन दो लोगों का सेम क्यूब नहीं हो सकता। 2 का क्यूब 8 होगा, -2 का क्यूब -8 होगा, ये 1 1 बनेगा। ओके, अब ये बताना जरा जल्दी सोच, fx इक्वल टू रूट एक्स, 1 1 मैनी वन, मैनी वन। एक एग्जांपल से समझा दो कैसे, आप लोग डिसाइड करो पहले, इसने तो डिसाइड कर लिया मैनी वन। वन वन ही होगा, समझा दो, एक एग्जांपल दे दो। हम्म तो क्या रखूं, 1 रख दूं, ठीक है। आपने कहा कि सर, आपने कहा कि यहाँ पे 1 रख दो तो √1 आ जाएगा, बोलो √1 क्या होता है, क्यों -1 नहीं होता, होता है। 1 1 मिनी वन देखो ही मत, ये तो फंक्शन ही नहीं है। अरे एक ही दो इमेज बन रही है ना, किसी का रूट करते हैं तो यूनिक आंसर नहीं आता, किसी का स्क्वायर करते हैं क्यूब करते हैं तो यूनिक आंसर आता है, बट किसी का रूट करते हैं तो यूनिक आंसर नहीं आता है। रूट करना फंक्शन की कैटेगरी का ऑपरेशन ही नहीं है, रिलेशन की कैटेगरी का ऑपरेशन है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, देखो इधर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब ये फंक्शन है क्योंकि अब नेगेटिव सारे हट गए, तो ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन गिवन है तब जाके रूट फंक्शन फंक्शन बनता है। बोलो कनिष्का, नहीं आया, अभी आएगा 2 मिनट में। मुझे लगा शायद ऐसे आ जाए, बट अब जो मैं करूंगा उसमें तो आई जाना है, बट मैं सोच रहा हूँ चलो ऐसे चलो, ये देखो इधर ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। इसमें भी रियल नंबर्स हैं, इसमें भी रियल नंबर्स यानी एनी रियल नंबर, और फंक्शन है मेरा fx इक्वल टू √x, ठीक है। तो रूट करना है आपको बेसिकली, कर दो 4 का रूट क्या होगा, इमेज करो मतलब मैप करो, 4 का रूट 2 होगा, 4 का रूट -2 भी होगा, तो एक की दो इमेज बन गई ना, सो इट इज ए फंक्शन। अब अगर मैं इधर रियल रियल के अलावा नेचुरल नेचुरल कर दूं तो -2 तो होगा ही नहीं ना इसमें, अब ये फंक्शन है और अब ये 1 1 फंक्शन है,
अब ये फंक्शन भी है और साथ में वन वन मैनी वन में से कौन सा फंक्शन है? वन वन। क्लियर है? अच्छा, रूट एक्स तो फंक्शन ही है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ एक्स फंक्शन है, क्योंकि रूट दो होते हैं, क्यूब रूट तो सेम ही होता है। अगर आप 8 का क्यूब रूट करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा, -2 नहीं मिलेगा। अगर आपको -2 लाना है तो -8 का क्यूब रूट करो। वन वन तो होगा लेकिन फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका पहला चैप्टर है ना, आज से पहले आपने गणित में नंबर्स के साथ कितना गेम खेला है उस पर डिपेंड करता है। नंबर्स की कितनी अच्छी नॉलेज है आपको, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये कर दूं तो नेचुरल मिलेगा। ये जितनी स्ट्रांग है ना, बाकी सब ये जो चीजें ना, ये तो 2 मिनट में समझने की है। जैसे वन वन मैनी वन क्या है तो 2 मिनट में समझ में आ गया ना। अब ये तो गेम खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ, हमारी पुरानी नॉलेज को चेक करा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो अभी भी मौका है, कर सकते हैं मोर एंड मोर क्वेश्चंस करके। जरूरी नहीं केवल एनसीईआरटी करें। एनसीईआरटी हो गए और मुझे लगता है कि यार मेरे को और नॉलेज चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रखी हुई है, फिर नहीं तो हमारे पास तो क्वेश्चंस है ही सही, और सर टेस्ट हम लेंगे उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल देंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो जी। तो वन वन मैनी वन समझ में आ गया। अब फटाफट से समझ लेते हैं ऑन टू इनटू, फिर सवाल कल से करेंगे। ओके, ऑन टू इनटू की डेफिनेशन लिख दो पहले, ताकि क्लासिफिकेशन पार्ट कंप्लीट हो जाए ना, प्रैक्टिस पार्ट कल के लिए छोड़ दो। A function f a function f mapped from x to y is said to be an onto function if each and every element of y is the image of some element of x। देखिए आप पकड़ पाएगा बात। that is for each and every element of y there exists a pre-image in x। और जैसे कोई फंक्शन वन वन हो जाता था तो उसको इंजेक्टिव बोलते थे, तो इसी तरीके से कोई ऑन टू हो जाता है तो उसको सरजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव। तो जैसे रिलेशन में अपन चेक करते थे क्या, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी, तो फंक्शंस में चेक की जाती है इंजेक्टिविटी और सरजेक्टिविटी। जो इंजेक्टिव हो जाता है यानी वो वन वन है, और जो सरजेक्टिव हो जाता है वो ऑन टू है। ठीक है, क्लियर है? और फिर इन मैथमेटिकल टर्म्स a function f mapped from x to y is an onto function if for every y belongs to y there exists x belongs to x। यहां तक लिखेगा, if for every y belongs to y there exists x belongs to x। इतना लिखो, फिर समझते हैं फटाफट से। देखें, तो बेटा दो बातें बताई थी आपने, घूम फिर के आप ही आएंगे। एक बात पर तो वन वन एंड मैनी वन का क्लासिफिकेशन था, दूसरी बात पर ऑनटू और इनटू का क्लासिफिकेशन। इन्होंने दो बातें क्या बताई कि एक तो एक की एक इमेज मिलनी चाहिए, और दूसरा कोई भी एलिमेंट यहां में बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब वहां बच सकता है ना, इसका मतलब को डोमेन में तो बच सकता है, डोमेन में नहीं बचना चाहिए। अच्छा, को डोमेन में बचेगा ही बचेगा इसकी गारंटी थोड़ी ना है, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। जब नहीं बचे ऑन टू, जब बच जाए इन टू। समझ आया? कोड डोमेन सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बचे, यानी कि कोड डोमेन सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की तो इमेज बन जाए, तब वो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। लेकिन कोड डोमेन सेट में कुछ एलिमेंट्स बच जाएं तो फिर वो होता है इनटू। ऑन टू इंटू वन वन मैनी वन की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से समझना। अगला चैप्टर जो आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, वो इसी का फर्दर फॉर्म है, तो समझ में कम आएगा अगर ये नहीं समझा। रिलेशंस वाले पार्ट को एक बार भूल जाए तो चलेगा, लेकिन फंक्शंस वाले पार्ट को नहीं भूल सकते, क्योंकि आगे चल के पूरी मैथ ही फंक्शंस हैं।
जब कैलकुलस में जाएंगे फंक्शंस ही फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस के टाइप क्लासिफिकेशन को ढंग से समझना पड़ेगा। बिल्कुल सीरियस होकर समझो। एग्जाम्पल आओ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इधर आओ। लेट्स टेक दीज टू डोमेन, डोमेन once again, 1 2 3 4 A B C D। अगर मैंने 1 को मैप किया था B से, 2 को मैप कर दिया मैंने A से, 3 को मैंने C से मैप किया और 4 को मैंने छोड़ दिया, बताओ फंक्शन है कि नहीं है? और अगर मैंने 4 को मैप कर दिया D से, अब ये फंक्शन बन गया। 1 1 मैनी 1 के हिसाब से कैसा फंक्शन है ये? 1 1 है, सबकी सब एक मिले। और अगर मैंने 4 को भी C से मैप कर दिया, तो पहले तो बताओ फंक्शन है, और 1 1 मैनी 1 के हिसाब से कैसा है? मैनी 1। पर जब मैंने 4 को D से मैप किया था तब ये ऑन टू फंक्शन था, और जब मैंने 4 को C से मैप किया था तब ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि D बच गया। तो इधर जब कोई ना बचे तब तो ऑन टू, और जब बच जाए तब इनटू। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मैंने इसको C से मैप कर दिया तो ये इनटू फंक्शन हो गया। तो इसकी कोड डोमेन, सपोज करो ये A है और ये B है, तो इसकी कोड डोमेन क्या है? B। लेकिन इसकी रेंज जो होगी वो एबीसी वाला सेट होगा, एबीसीडी वाला सेट नहीं होगा। रेंज का मतलब आउटपुट्स, जो आउटपुट्स मिले हैं उनका सेट। जो आउटपुट्स मिले हैं उनका, आउटपुट्स कहां से लिए हैं उनका सेट नहीं। आउटपुट जहां से लिए वो तो कोडोमेन है। आउटपुट कहां से लिए? आपने बी सेट से लिए, तो बी सेट तो कोडोमेन सेट है। लेकिन जो आउटपुट्स मिले हैं एक्चुअली, ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? अब इस मुझे बताओ, इस समय रेंज और कोडोमेन बराबर है क्या? नहीं है। और अगर मैं 4 को डी से मैप कर दूं तब बराबर है क्या? तो इन शॉर्ट अगर मैं यूं कह दूं कि रेंज और कोडोमेन बराबर, बोले तो ऑन टू फंक्शन और रेंज कोडोमेन की सबसेट बन जाए, यानी उससे उससे बना हुआ एक सेट। सबसेट समझते हो ना? उसी सेट्स के कुछ एलिमेंट से जब सेट बनाते हैं, सबसेट। रेंज अगर इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन देन इट इज एन इनटू फंक्शन। इन शॉर्ट, इससे सरल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। व्हेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन इट इज एन ऑन टू फंक्शन। व्हेन रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन then it is an into function। और प्रीपोजिशन, इंग्लिश के जो प्रीपोजिशन होते हैं ऑन टू इनटू, उनके हिसाब से चलें तो इंग्लिश पे अगर प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़े हो तो इनटू का मतलब होता है उसके अंदर कूदना, और ऑन टू का मतलब होता है किनारे से किनारे। तो जब रेंज कोडोमेन बराबर है दैट मींस किनारे से किनारे मिल रहा है, इसलिए ये ऑन टू है। और इनटू मतलब रेंज कोडोमेन के अंदर है, उसका सबसेट है, तो ये इनटू फंक्शन। समझ आया? अब डेफिनेशन पढ़ लें, देख लो फटाफट, अब तो यूं ही समझ में आ जाएगा आपको। A function f mapped from x to y is said to be an onto function if each and every element of y, देखो ऑन 1 1 और मेनी 1 चेक करने के लिए x से y पे चेक कर रहे थे, लेकिन ऑन टू इनटू चेक करने के लिए y से x पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि y में कोई नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, कोडोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की, कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो। कोडोमेन सेट का जो भी एलिमेंट है, जितने भी हैं, वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यार मैं तो किसी की इमेज ही नहीं हूं, तो फिर उसमें वो एलिमेंट बच गया। इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। अच्छा, ये इमेज होती है तो वो प्री इमेज होती है, तो यूं भी कह सकते हैं कि कोडोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। तो अगली बात वही कही जा रही है, दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन x। y के हर एक एलिमेंट की x में प्री इमेज मौजूद होनी चाहिए। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन का नाम भी कह सकते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो x से y अगर कोई फंक्शन है वो ऑन टू कब कहलाएगा? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x। y सेट के हर एक एलिमेंट y के लिए x सेट के कम से कम एक इमेज, एक प्री इमेज x मिलनी चाहिए, यानी हर y के लिए x होना चाहिए। y सेट के हर एक एलिमेंट y के लिए x सेट में एक x मौजूद होना चाहिए, जिससे मैप होके y मिले, या फिर उसका आउटपुट y बन जाए। ओके, ठीक है। पीछे क्या लिखा हुआ है? वही रेंज और कोडोमेन की कहानी। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब हमने क्या कहा, y के लिए x मौजूद होना चाहिए ताकि x पे फंक्शन अप्लाई करके y बनाया जा सके। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो फंक्शन को फिर इनटू कह देंगे। सरल शब्दों में बात करें तो फंक्शन ऑन टू कब होगा? जब रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f,
और फंक्शन इनटू कब होगा, जब रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट। ये साइन किसका है, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, जो अपन अभी बात कर रहे थे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर फंक्शन वन वन और मैनी वन में से वन वन होता है तो उसको क्या कहते हैं, वन वन और मैनी वन में से अगर वो वन वन होता है तो क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। और ऑन टू इंटू में से ऑन टू होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उधर से इंजेक्टिव हो जाए और इधर से सर्जेक्टिव हो जाए, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी से तो इंजेक्टिविटी पास हो जाए और इस कैटेगरी से सर्जेक्टिविटी पास हो जाए ना, वन वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, सबकी एक ही इमेज बने और सारे एलिमेंट्स वाई के ऑक्यूपाई हो जाए, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो नोट डाल के क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ इंजेक्टिव यानी कि वन वन एंड सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू। अब इस टेबल को देखो, एक फंक्शन है, वो या तो वन वन होगी या मेनी वन होगी। अगर वन वन है तो इंजेक्टिव कहलाएगी, वन वन होने के बाद वो वन वन ऑन टू या वन वन इन टू हो सकती है, और मैनी वन होने के बाद वो मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इन टू भी हो सकती है। पर अगर वो वन वन ऑन टू है तो उसको क्या कहेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इधर से इंजेक्टिविटी पास हो गई और ऑन टू हो गया तो सर्जेक्टिविटी भी पास हो गई। ठीक है, तो एक तरीके से चार प्रकार के फंक्शन ये होते हैं, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू। इनमें से केवल एक कैटेगरी ही बाइजेक्टिव कहलाती है, जो वन वन भी है और ऑन टू भी है। समझ आया, दैट इज इट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसके बाद से हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, हालांकि एक पार्ट बचता है अभी इसका, लेकिन वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो लिखा अब वीडियो से करना, अंधेरा हो गया है, घर जाके मैं वीडियो भी सेंड कर देता हूँ, उसमें से कर लेना। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।